टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। इसमें सबसे पहले रैपिड रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अभी जो बेसिकली टॉपिक है, इसके हवाले से जो एक दो बातें यहाँ पर करना ज़रूरी है, बड़ी सिंपल सी बातें। उसमें नंबर वन ये कि हम रैपिड रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो रैपिड रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक चीज़ मुंसलिक होती है, अटैच्ड होती है, बिल्कुल एक कंपलसरी होती है, और वो ये होती है कि स्पीडी म्यूटेशन। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बात किन की हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है बैक्टीरिया की, बात यहाँ पर हो रही है प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। यहाँ पर यूकैरियोट्स की बात नहीं हो रही। प्रोकैरियोट्स में जितनी स्पीडी रैपिड रिप्रोडक्शन होगी, उतना ही ज्यादा तेजी से म्यूटेशन भी कॉज होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या इवन बहुत से यूकैरियोट्स होते हैं, दे हैव अ स्पेशल फिनोमिना ऑफ डिवाइडिंग इनटू टू, विच इज नोन एज बाइनरी फिशन। ये बहुत ही सिंपल फिनोमिना कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बेसिकली बाइनरी फिशन जो है, इसके अंदर जो फिनोमिना होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बड़ी ही लेस कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये सिंपली दो में डिवाइड हो जाता है और अपनी नस्ल बढ़ा देता है। तो इसको आप कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस, देखिए वर्ड पर गौर कीजिए। इसीलिए बहुत से लोगों से मेरी इस बात, मैं जब एक ज़्यादा मेरा तजर्बा नहीं हुआ था पढ़ाने का, तो एक बच्चे ने मेरे साथ जो है वो बहस शुरू कर दी। उसने कहा सर, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एक बात याद रखिए, रिप्रोड्यूस कोई भी ऑर्गेनिज्म तब करता है जब वो अपनी नस्ल बढ़ाता है। लिहाजा आप बैक्टीरिया के अंदर किसी भी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं पाएंगे, ये बात याद रखिए, ठीक है। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा। बैक्टीरिया के अंदर एक चीज़ थोड़ी देर बाद आप दोबारा पढ़ेंगे, अभी इसका थोड़ा सा आइडिया जो है वो अभी आपने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, और इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ। आपने एक फिनोमिना पिछले दिनों पढ़ा जिसको आपने कहा जीन ट्रांसफर, ठीक है। इसको आप हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। क्या हुआ बेटा? इसका माइक ऑन है? जी, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। इस फिनोमिना में आपने देखा कि डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि नो रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ तब कहा जाता है जब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है? बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बाकी किसी चीज को आप रिप्रोडक्शन नहीं कहते। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि समटाइम्स आप छोटी क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ चीजें आपको कहनी पड़ती हैं कि चलो यार इसको गुजारो। उसमें ये होता है कि अब उस बच्चे ने, जिसका मैं वाकया आपको बता रहा हूँ, उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने शिकायत कर दी मेरी। उस बच्चे के कहीं वालिद साहब कोई बायो के टीचर रह चुके थे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एकदम सर क्यों नहीं हाँ होता अभी आ रही कैमरे? है, थोड़ी बीच में कट कट रही गई है। थी। कट रही है? सर अब अब सही है। ठीक है सर। ओके ओके ओके, मसला हुआ होगा दरमियान में। सो उसने क्या किया, उसने जनाब अपने वालिद साहब को बता दिया। बायो के टीचर थे। उसके वालिद साहब जनाब दोस्त थे, जैसे अकेडमी में पढ़ा रहा था उसके प्रिंसिपल के। अब वो प्रिंसिपल जो थे वो मेरे बहुत ही मेहरबान। उन्होंने बुलाया मुझे, बड़े प्यार से बात की, बड़े ही प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो ऐसे ना करो, आप इसको गुजारो, ये एमी फजूल की जो है ना बहस है। आप यकीनन ठीक कह रहे होगे, लेकिन जो है वो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी इस तरह की थोड़ी सी जमहूरी सी सियासी सी अप्रोच अपनाई। तो छोटी क्लासेस में बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा कहना पड़ता है कि चलो यार इसको गुजारो। बट यहाँ पर आके इस बात को क्लियर करें कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि जिसमें अगली नस्ल में इजाफा हो, चाहे एक का हो चाहे 50,000 का हो, इजाफा हो। और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन है। दूसरी चीज़ जिसको आप, ये रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इसको आप कहते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर कर रहा है, इसको आप जेनेटिक रिकम्बिनेशन ज़रूर कहते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें साथ ही उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, गौर कीजिए। उन्होंने साथ ही मेंशन किया हुआ है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया। ये
ये देखिए साथ ही इन्होंने यहाँ पर वर्ड मेंशन किया हुआ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। अब जब ये वर्ड इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, इसका मतलब ये है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हमने अलग से डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बैक्टीरिया की जो है वो बाइनरी फिशन की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लैगिंग जो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेक्लाइन फेज, ये ग्राफ जो है वो आप लोग, जी जरा मुझे बताइए एक दफा, ये बात क्लियर करें, आप में से कौन कौन है जो इस ग्राफ को जानता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। जी सर पता है इसका। समीना, एनी, जी बेटा, और जोहा, अस्मा, नेक्स्ट, मजीद, बस बताना पड़ेगा। ओके, सो अब इसमें जो है चौथा हाथ किसका आ गया? अनलुदा, अभी भी पूरे नहीं है। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। अच्छा, अब बाइनरी फिशन जो है, इसमें सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि बाइनरी फिशन एक इंतहाई रैपिड प्रोसेस है, ठीक है, इंतहाई रैपिड प्रोसेस है। और जो बैक्टीरिया है वो एक बाइनरी फिशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। अब ये चाहे एक हो चाहे 50 हो, एक टाइम पर जब शुरू करेंगे तो उसके बाद ये बाइनरी फिशन को 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो जो चीज़ है कि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के अंदर अंदर बाइनरी फिशन को कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बैक्टीरिया है तो वो आगे दो बना लेगा, ठीक है। अगर 50 बैक्टीरिया हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 20 मिनट में आगे पूरी जो है वो एक जनरेशन क्रिएट हो जाएगी। इसको आप जनरेशन टाइम कहते हैं कि अब कितनी देर के अंदर अगली जनरेशन जो है वो बन रही है, ठीक है। अब इसमें जनरेशन टाइम के हवाले से कुछ चीज़ें टेक्निकल भी होती है, जैसे हम कुछ फॉर्मूलाज भी यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के जनरेशन टाइम के हवाले से। अगर आप पेल्जर पढ़े ना, तो पेल्जर के अंदर पूरा एक फॉर्मूला है, उसके अंदर एक जनरेशन टाइम का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला इस वक्त हमारी जो है वो गर्ज नहीं है, लेकिन ये एक जनरेशन टाइम होता है, ठीक है। इस जनरेशन टाइम के दौरान एक बैक्टीरिया ने दो में डिवाइड होना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2⁻n। ये n किसको डिनोट करता है? ये n डिनोट करता है नंबर ऑफ डिवाइडिंग बैक्टीरिया। टोटल नंबर ऑफ डिवाइडिंग बैक्टीरिया जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। अब आप अगर अपने ये जो आपने ऊपर डायग्राम बनाई हुई है, बाइनरी फिशन पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो 2⁻1 बनेगा। तो इसका मतलब है टोटल कितने बैक्टीरिया बनेंगे? आगे दो। लेकिन जब आप इसके ऊपर 2⁻20 करेंगे या 2⁻100 करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर अगर सारे बैक्टीरिया इकट्ठी बाइनरी फिशन शुरू करते हैं तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये कितनी बड़ी जनरेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मिसाल दूंगा माइक्रोबायोलॉजी लैब से, और वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो है वो एक अदद डिश होती है जिसको आप कहते हैं पेट्री डिश, ठीक है। ये जो डिश होती है इसमें आपके पास पूरा कल्चर होता है, एगर कल्चर होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं? यू ड्रॉप जस्ट वन बैक्टीरिया। इसको ऐसा कल्चर जिसको आप खालिस किसी एक बैक्टीरिया का कल्चर बनाए ना, किसी एक बैक्टीरिया का खालिस कल्चर बनाए, आप कहें कि यार ये जो कल्चर है मेरे पास, ये है क्लोस्ट्रीडियम का, या ये है ई कोलाई का, या ये है मेरे पास साल्मोनेला का, या ये है मेरे पास शैगेला का, या ये है मेरे पास स्टेफलोकोकस का, किसी का भी है। लेकिन अगर आपने किसी एक बैक्टीरिया से नस्ल शुरू की है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कल्चर होगा ये क्या कहलाएगा? ये प्योर कल्चर कहलाएगा। अब इस प्योर कल्चर में आप एक बैक्टीरिया ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद आप 20 मिनट बाद उसको देखते हैं, और फिर आप ऑलमोस्ट, हम कितना टाइम देते हैं? हम 24 आवर्स का उसको टाइम देते हैं, इंक्यूबेशन टाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब भी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में हम काम करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 24 आवर्स का टाइम देते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो अच्छी खासी बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो आ जाती है। तो अब नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो अंदाजा लगाने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बैक्टीरिया रखा तो मुझे पता है कि उसने 20 मिनट बाद कितने में डिवाइड होना है? 2 में डिवाइड होना है ना, दो बैक्टीरिया यहां बन जाने हैं, ठीक है। अब ये तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल है, लेकिन अगर मेरे पास है एक बैक्टीरिया, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर मेरे पास है एक बैक्टीरिया और मैंने उसको 24 घंटे देने हैं, तो उसके बाद मैं 24 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल का अंदाजा कैसे लगाऊंगा? अब मैं गिनने से तो रहा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मेरे पास 24 घंटे में कितने 20-20 मिनट हैं, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। 24 घंटे में कितने 20-20 मिनट मेरे पास हैं। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 24 घंटे में कितने मिनट हैं उसको आप 20 से डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएंगे कितने 20 मिनट आपके पास उसमें मौजूद हैं। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया ने बाइनरी फिशन करनी है। क्यों? क्यों? यहां पर आपके पास ये जो इस वक्त पेट्री प्लेट है, इसमें जो आपने कंडीशंस दी हुई हैं वो हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कंडीशंस आपने दी हुई हैं। लिहाजा अब क्या हुआ है कि 24 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप माइक्रोस्कोप से गिन सकें। अब आप क्या करते हैं? अब आप फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर मैंने एक बैक्टीरिया इस टाइम पर रखा और अब मैं 24 घंटे बाद अगर इस पेट्री प्लेट को देखूंगा और सारी कंडीशंस कांस्टेंट रहें, तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स फॉर एग्जांपल कल तक कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपलरी है, ठीक है। ये वो चीज है जो बेसिकली आपको एक दिन के अंदर एक पेट्री प्लेट में बैक्टीरियल सेल का नंबर बताती है। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, लैब रिलेटेड बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? बेसिकली उसकी वजह यह है बेटा कि आपने जब यहां पर एक वर्ड आपने लिखा जिस पर आपने गौर शायद ना किया, और वो है कांस्टेंट। बेटा जब आप तमाम कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं ना, ये 10,000 सेल 24 घंटे में सिर्फ तब बनेंगे जब आप यहां पर तमाम कंडीशंस को रखेंगे कांस्टेंट। लेकिन अगर आप, अच्छा इसमें आप कांस्टेंट क्या कुछ रख रहे हैं? आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, आप मीडियम कांस्टेंट रख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कांस्टेंट रख रहे हैं वो है न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर आपके पास अब यहां पर जो ये न्यूट्रिएंट्स की एक अबंडेंट सप्लाई मौजूद है एटलीस्ट 24 घंटे के लिए। एटलीस्ट 24 घंटे के लिए आपके पास न्यूट्रिएंट्स की अबंडेंट सप्लाई मौजूद है, ठीक है। ऐसी सूरत में बैक्टीरिया का ग्राफ कैसे चढ़ेगा? गौर कीजिएगा। आप बनाते हैं एक अदद ग्राफ। इस ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस होते हैं। बेटा वाई एक्सिस पे क्या चीज इंक्रीज होनी है? नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। वाई एक्सिस पे जो चीज इंक्रीज होनी है वो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है, और एक्स एक्सिस पे जो चीज इंक्रीज होनी है वो है टाइम, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? आप ये बात अब जहन में रखिएगा, आप इस टाइम किधर काम कर रहे हैं? आप इस टाइम लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। मैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन का बेसिक फिनोमेना सारा आपको बता रहा हूं, चाहे वो इस वक्त की बुक में है या नहीं। इस वक्त हम एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कई बुक्स को मिला के। लिहाजा इस हवाले से अब हमने देखना है। अब आप लेबोरेटरी में वर्किंग कर रहे हैं, कंडीशंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर, मीडियम, न्यूट्रिएंट्स सब कांस्टेंट है, आपके पास अबंडेंट सप्लाई मौजूद है, आप ग्राफ बनाते हैं। आपके ग्राफ के मुताबिक पहले 20 मिनट तक, पहले कुछ मिनट तक टाइम बढ़ता जाएगा, बैक्टीरियल सेल नहीं बढ़ेंगे। क्यों? अब गौर कीजिएगा, जब आपने पहला बैक्टीरिया इसमें डाला था तो यहां पर वो बैक्टीरिया कुछ टाइम लेगा क्या करने के लिए? बेटा वो प्रिपेयर करेगा फॉर बाइनरी फिशन, अपने आप को बाइनरी फिशन के लिए अब वो प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा जी, बाइनरी फिशन के लिए सबसे पहले उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। इस सारे अरसे में वो काम होगा जो अभी हमने यहां डायग्राम बनाई है, और वो कौन सी है? ये वाली, कि ये बैक्टीरिया सबसे पहले अपना डीएनए डुप्लीकेट करेगा। उसके बाद कुछ जरूरी चीजें डुप्लीकेट करने के बाद कुछ देर के बाद क्या कर देगा? नंबर बढ़ा लेगा। ऐसा फेज जिसमें बैक्टीरिया सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा होता है उसको आप कहते हैं लैग फेज। यानी बैक्टीरियल नंबर यहां पर लैगिंग है, बैक्टीरियल नंबर नहीं बढ़ रहा, लिहाजा आप इसको क्या नाम दे देते हैं? आप इसको लैग फेज का नाम दे देते हैं। इसके बाद आइए, इसके बाद जो है वो आपके पास बैक्टीरियल नंबर जो है वो अब आपने बाइनरी फिशन शुरू करनी है। बाइनरी फिशन अब आपने शुरू करनी है, ठीक है। यहां से एकदम आपको पता ये लगता है कि आपका ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? अब यहां पे गौर कीजिए, टाइम कम बढ़ा है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका मतलब है यहां पर क्या शुरू हो गया? बेटा ये वो है जहां पर अब बैक्टीरियल पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गए हैं, और नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल तेजी से बढ़ रहे हैं, टाइम आहिस्ता बढ़ रहा है। यानी टाइम जो है, कम टाइम में बैक्टीरियल सेल काफी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे फेज को आप क्या कहते हैं? लॉग फेज। ये लॉग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां बाकायदा नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल का अंदाजा करने के लिए लॉग का फॉर्मूला लगता है। ये अगर आप पेल्क्सर पढ़ते हैं तो उसमें आपको, पेल्क्सर या प्रेस्कॉट जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पूरे पूरे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं कि बैक्टीरियल सेल्स का अंदाजा करने के लिए थोड़े टाइम में क्या फॉर्मूला लगेगा। अब अगर तो
अगली बात पर आइए, ये वो बात है जहां से एकदम कॉन्सेप्ट की काया पलटने लगी। अगर तो आपके पास कांस्टेंट सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की, अगर तो सप्लाई नहीं चेंज हो रही, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ग्राफ सीधा ऊपर जाता जाएगा। मीडियम सेम है, टेम्परेचर सेम है, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, ग्राफ की शेप ने चेंज नहीं होना। बट कंडीशन है ये, किसकी सप्लाई? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कंडीशन है। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप जो है वो इस चीज को यकीनी ना बनाएं, या इसको आप यूं कह लीजिए कि आप लैब में काम नहीं कर रहे, बैक्टीरिया लैब में ग्रो नहीं हो रहे, बल्कि बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं किसी एक ब्रेड के टुकड़े पे। एक ब्रेड है, उसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता ये लगता है कि उसके बाद बैक्टीरियल सेल का नंबर जो है वो एकदम कांस्टेंट हो गया, टाइम बढ़ता जा रहा है, बैक्टीरियल सेल का नंबर कांस्टेंट हो गया। आपकी यहां पर सप्लाई जो है, अब ये किस बात की निशानी है? यहां पर अगर आप ग्राफ इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये मजीद नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट क्यों हुआ है? बेसिकली यहां पर दो चीजें कम हो गई हैं। एक तो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसका मसला आ गया है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है। और दूसरा, यहां पर बैक्टीरिया के अंदर वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो हैं वो आ रहे हैं। बैक्टीरिया के ने अपनी वेस्ट जो रिलीज की है ना, उन्होंने आकर बाकी बैक्टीरिया के लिए सर्वाइवल को डिफिकल्ट कर दिया है। फिर इसी तरीके से बैक्टीरिया ने शायद एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो केमिकल्स भी रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। फिर वेस्ट मेटाबोलाइट्स की वजह से इस मीडियम की पीएच भी चेंज होना शुरू हो गई है। लिहाजा अब क्या होगा? अब यही ग्राफ जो बहुत स्पीड पर ऊपर जा रहा था, अब ये ग्राफ क्या हो गया है? ये ग्राफ स्टैटिक हो गया बेटा। इस फेज को, जिसमें बैक्टीरियल सेल का नंबर नहीं बढ़ता, इसको आप कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज में डिवीजन बिकम्स इक्वल टू डेथ। जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया मर रहे हैं, ठीक है। ये वो फिनोमिना है जो आम तौर पर नेचर में होता है। और यहां बड़ी ही दिलचस्प बात लिखी हुई है कैमल में, वो मैं आपको दिखाता हूं। और बात ये लिखी हुई है कि अगर आप बैक्टीरिया को अनचेक्ड ग्रो होने दें, तो वो पता नहीं कितने मिनट में इस दुनिया के मैस से ज्यादा हो जाएं। यहां पर मेरा ख्याल है पीछे लिखी हुई है ये बात, यहां जी, ये देखिए। At this rate, a single prokaryotic cell could give rise to a colony outweighing Earth in only 2 days. अगर आप बैक्टीरिया को मुस्तकिल ग्रो, अब ये बात दिमाग में आती नहीं है, लेकिन अगर आप सब कुछ आइडियलाइज कर देना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ये मैं खुद इस बात को पढ़ के थोड़ा सा इस मखमसे में हूं कि आउटवेइंग द अर्थ, ठीक है। यहां पर वो क्या कह रहा है? आउटवेइंग अर्थ इन ओनली टू डेज, ठीक है। अब उसमें मैस है या उसमें रहने की जगह है, जो भी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ये बैक्टीरिया आपको रहने के काबिल ना छोड़ें, इतना ज्यादा ग्रो हो जाएं। अगर कौन सी कंडीशन हो, अगर ये जो कंडीशन हमने बनाई है ब्लू में, अगर ये कंडीशन अवेलेबल हो, कांस्टेंट सप्लाई हो नेचर में, तो ये काम हो जाए। लेकिन अगर जाहिर सी बात है नेचर में ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या पता लगता है? उसके बाद पता ये लगता है कि एक टाइम आता है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई खत्म हो जाती है, और ये स्टेशनरी फेज यकदम तमाम सेल्स खत्म हो जाते हैं, और इस फेज को आप क्या कहते हैं? डेक्लाइन फेज। और उसकी वजह अल्टीमेटली क्या है? न्यूट्रिएंट सप्लाई खत्म हो गई है, और ये सप्लाई जो है इसके ना होने की वजह से अब बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सक रहे। बेटा ये तो है बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो कि आपने बहुत ही थोड़ी देर में काफी डिटेल में डिस्कस कर ली। लेकिन अब यहां पर बात ये आती है कि डू बैक्टीरिया फेस एनी म्यूटेशन? क्या बैक्टीरिया जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 24 आवर्स, क्या बैक्टीरिया कोई म्यूटेशन फेस करेंगे? तो बेटा इस बात का चांस मौजूद है कि बैक्टीरिया म्यूटेशन फेस करेंगे। क्यों? यही वो चीज है जिसने बैक्टीरिया को इतना मॉडिफाई किया। और आप यकीन करें कि इस वक्त
सबसे लेटेस्ट एवोल्यूशन जिस ऑर्गेनिज्म की हुई है वो बैक्टीरिया है। हम कहते हैं सबसे लेटेस्ट एवोल्यूशन किसकी हुई है? ह्यूमन की। नहीं, गलत बात है। सबसे लेटेस्ट एवोल्यूशन जिस ऑर्गेनिज्म की हुई है वो बैक्टीरिया है। क्यों? ये आपकी इंटेस्टाइन में भी 24 घंटे के अंदर ग्रो कर के कोई एक नया फीचर बना लेते हैं। इनके अंदर म्यूटेशंस आती हैं और वो म्यूटेशंस रिपेयरिंग एंजाइम से हाइड हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर 6 तरह के रिपेयरिंग एंजाइम्स नहीं होते जैसे यूकैरियोट्स में होते, जैसे ह्यूमंस में होते। तो इनके अंदर म्यूटेशन आने का इम्कान जरूर मौजूद है, लेकिन उस म्यूटेशन आने का इम्कान क्या लिखा हुआ है जरा गौर कीजिएगा इस फिगर के ऊपर। वो कहता है कि जी म्यूटेशन आने का चांस, अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच म्यूटेशन अकरिंग इन अ गिवन ई कोलाई जीन, ई कोलाई जीन, एक जीन के अंदर बात हो रही है, एक जीन की, एक जीन के अंदर क्या इम्कान है कि म्यूटेशन आए? 1 × 10⁻⁻7 पर सेल डिवीजन। किसी एक पर्टिकुलर जीन के लिए हर सेल डिवीजन में म्यूटेट होने का चांस कितना है? 1 × 10⁻⁻7। बहुत छोटा फिगर है, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7वां जाकर बनेगा ये 1। इतना चांस है परसेंटेज में। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर जीन की बात हो रही है, एक जो है वो बाइनरी फिशन में। ठीक है, एक बाइनरी फिशन में ये चांस होगा, ये परसेंटेज है बैक्टीरिया के म्यूटेट होने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में बैक्टीरिया ई कोलाई कितना डिवाइड होता है? 2 × 10⁻10। 2 × 10⁻10, ये अब आप बना लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कह रहे हैं? बट अमंग 2 × 10⁻10 न्यू ई कोलाई सेल्स दैट अराइज ईच डे, ये पर 24 आवर्स है। ठीक है, ये टोटल सेल अराइज हो सकते हैं कहां? ई कोलाई कहां मौजूद होता है बेटा? सर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में। इसका नाम इस तरह रखा गया, ई कोलाई का नाम क्यों कैसे रखा गया, कोई बता सकता है मुझे? सर शायद कोलोन से। सर कोलोन। एस्कर्शिया कोलाई। एस्कर्शिया क्या चीज है? कोलोन तो चले ठीक है, कोलाई हो गया। एस्कर्शिया वो साइंटिस्ट थी जिसने डिस्कवर किया था इसको, वो फीमेल साइंटिस्ट थी जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो एस्कर्शिया कोलाई वो बैक्टीरिया जो कोलोन में मौजूद है, और वो उसका नाम पहले साइंटिस्ट जो फीमेल साइंटिस्ट थी उसके नाम के साथ इसको लगा दिया गया। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में इतना ग्रो करता है रोज। अब यहां पर जब आप टोटल परसेंटेज निकालते हैं कि कितने म्यूटेटेड बैक्टीरिया क्रिएट हो सकते हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पता ये लगता है कि 2 × 10⁻³ यानी 2000 म्यूटेटेड बैक्टीरिया निकल के आ सकते हैं पूरे दिन की ग्रोथ के अंदर। इसके अंदर से टोटल 2000 म्यूटेटेड बैक्टीरिया निकल के आ सकते हैं अगर आप एक जीन की म्यूटेशन को कंसिडर करें। अगर आप एक जीन की म्यूटेशन को कंसीडर करें तो 2000 बैक्टीरिया निकल के आ सकते हैं जिनके अंदर वो जीन म्यूटेट हुआ होगा। एक जीन, अब आप देखें ना, एक बाइनरी फिशन में, दोबारा बात करते हैं, एक बाइनरी फिशन में एक जीन के म्यूटेट होने का चांस है 1 × 10⁻⁻7। अच्छा ठीक है, आप उस एक जीन को कितनी मर्तबा डिवाइड करवा रहे हैं? आप उस एक जीन को 2 × 10⁻10 टाइम्स 24 घंटे में डिवाइड करवा रहे हैं। अब अगर आप इन दोनों का मवाजना करेंगे, दोनों को जब आप एक जगह रखेंगे तो पता ये लगेगा कि दोनों की जो पावर्स हैं वो 10 और -7 है। और आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर जो है उसको आप ऐड करने की कोशिश करते हैं, 10 - 7 = 3। तो आंसर क्या आ गया? 2 × 10⁻³ या 2000। तो टोटल उस एक जीन के म्यूटेट होने का चांस जो है वो इतना ज्यादा है। अब आइए, ई कोलाई में टोटल जीन्स कितने होते हैं बेटा? ई कोलाई में टोटल जीन्स होते हैं 4300। एक जीन के एक जीन के जो हैं वो कितने म्यूटेशन पॉसिबल हैं? 2000। गौर कर रहे हैं, एक जीन की एक दिन में कितनी म्यूटेशंस पॉसिबल हैं? 2000। तो अगर 4300
हर जीन को यही प्रोबेबिलिटी दें तो 8 मिलियन म्यूटेशंस पर डे हो सकती हैं अगर तमाम जीन्स में हो तो। एक जीन की म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी आपने क्या कहा कि एक जीन की 2000 कॉपीज, पूरे दिन में एक जीन की इतनी कॉपीज बन रही हैं और उनमें से 2000 कॉपीज हो सकती हैं जो म्यूटेटेड हो, राइट? वो एक जीन की, अगर आप तमाम जीन्स को कंसिडर करते हैं तो 4300 टोटल जीन्स, उनको यही प्रोबेबिलिटी दें तो 8 मिलियन पर डे ह्यूमन के अंदर जो है वो म्यूटेशंस आ सकती हैं। अब आप देखिए 24 घंटे क्या टाइम है, एक जीन की म्यूटेशन पे ना जाएं। एक जीन की म्यूटेशन ठीक है 1 × 10⁻⁻7 है, वो तो बड़ा बीबा सा फिगर लगता है, छोटा सा फिगर लगता है। लेकिन जब आप उसका अंदाजा करती हैं कि दिन में कितनी दफा डिवाइड हो रहा है तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि इतनी म्यूटेशंस पॉसिबल हैं और वो म्यूटेशन बैक्टीरिया के लिए फायदा भी है नुकसान भी है। अब यहां पर नेचुरल सिलेक्शन एट वर्क है, हो सकता है कि वो फायदेमंद हो सकता है वो नुकसानदेह हो सकता है कि वो ऐसा बैक्टीरिया क्रिएट कर दे कि वो आपको नाको चने चबवा दे, ठीक है? तो हर तरह का एहतमाल यहाँ पर मौजूद है। जी बेटा कोई सवाल? सर इसमें म्यूटेशन रेट भी ज्यादा है और आपने जो बताया था कि 10 में से एक जीन म्यूटेट हो सकता है, वो यूकेरियोट्स में था, चांस होता है म्यूटेशन का। वो गालबन में उसका बता रहा था, ह्यूमन का, जो बाद में रिपेयर भी हो जाता है। ये उसकी बात कर रही हैं आप, जो रेगुलेशन वाला है ना चैप्टर? जी जी सर। हाँ, मेरा ख्याल है वो मैंने यूकेरियोट्स का बताया था कि उसमें होता है और वो बाद में वो रिपेयर भी हो जाते हैं। वो गालबन उसी का था, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। जी बेटा। सर जी सर जब हम लैब में ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया को तो आपने बोला कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होते रहेंगे ना, तो लेकिन सर वहाँ पे स्टेशनरी फेज कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि वेस्ट तो वो रिलीज करेंगे ही ना अपने बैक्टीरिया, चाहे न्यूट्रिएंट सप्लाई हम कांस्टेंट भी रखें तो। मैंने सिर्फ एक कंडीशन दी है, ये आमतौर पे मतलब ये आइडियलाइज्ड कंडीशन है जो कि एक छोटी कॉलोनी के लिए, एक छोटी पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है? इसको आप यूं कह लीजिए कि मैंने ग्राफ्स की दो इंतहाएं दिखाई हैं बेसिकली। एक इंतहा है कि अगर आप उसको ग्रो करने दें और उसको, तो ऐसे होगा, लेकिन नेचर में बेसिकली दूसरी इंतहा फॉलो हो रही है कि वो जो है वो स्टेशनरी में जाएगा और फिर डेक्लाइन में चला जाएगा। और आमतौर पे ऐसे भी हो सकता है कि स्टेशनरी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आए, फौरन ही डेक्लाइन आ जाए, इस बात का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो वो मैंने एक कंडीशन के तौर पर दिखाया। जैसे मैं आपको बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ। चलें पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा, एक जो है वो वर्ड लिखने लगा मैं, बायोरिएक्टर्स, ये क्या होते हैं? तो मेरा आपने बोलेंगे। सर ये नो। जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। जी समीना आप क्या कह रही सर हैं? सर मैंने कहा है कि अगर एनवायरनमेंट बाहर नॉर्मल ना हो तो ये जो होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने अंदर, सारी चीजें नॉर्मल टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन वगैरह जो भी होता है, मतलब बैक्टीरिया ऑलमोस्ट ठीक है एनवायरनमेंट आपने, के अगेंस्ट ग्रोथ करवाते हैं बायोरिएक्टर्स। ऑलमोस्ट ठीक कह रही हैं आप जी। बायोरिएक्टर्स बेसिकली, आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था बायोरिएक्टर्स का? फर्मेंटर्स से। आपको पता है ब्रीविंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वेस्ट में, जो कि शराब बनाती है, ठीक है? अब जो बायोरिएक्टर्स हैं, ये बेसिकली इनका आइडिया फर्मेंटर से लिया गया था। बायोरिएक्टर कोई भी ऐसा, ये यानी आपके सवाल के जवाब में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बायोरिएक्टर्स जो है ये एक ऐसा जो है वो कंटेनर होता है। अब ये कंटेनर अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है? छोटा भी हो सकता है, जैसे आप एक पेट्री प्लेट है, वो भी एक तरह से जो है वो सूटेबल, जैसे इंक्यूबेटर कह लें, पेट्री प्लेट को ना कहें, इंक्यूबेटर को कह लें। इंक्यूबेटर एक बायोरिएक्टर हो सकता है, छोटा इंक्यूबेटर एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली बायोरिएक्टर जो है उसका आइडिया फर्मेंटर से लिया गया था। अब फर्मेंटर जो है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप जो है वो
ये फर्मेंटर होता है जिसके अंदर आप जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ करवा रहे होते हैं। यहाँ पर आप दे देते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट देने के बाद आप यहाँ पर उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं और उससे आप जो है वो माल्ट भी बना सकते हैं, उससे आप जो है वो वाइन भी बना सकते हैं, उससे आप सिरका भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तीनों तरह की चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स के ज़रिए। अब ये जो कंडीशन आप बता रही हैं ना, इनमें बाज़ औक़ात कुछ फर्मेंटर ऐसे होते हैं जिनमें ये काम होता है। जैसे शुरू-शुरू में बैक्टीरिया को सप्लाई दी जाए ना, तो बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं, बहुत स्पीड पे ग्रो होते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब एक दफ़ा यहाँ पर आपके पास ये फर्मेंटर है और इस फर्मेंटर के अंदर यहां तक सबस्ट्रेट का वेस्ट है, यानी यहां तक का सबस्ट्रेट यूज हो चुका है और जो ताजा जो सबस्ट्रेट आया है वो ऊपर आया है। तो ये जो नीचे रह गए ना बैक्टीरिया, इनके लिए स्टेशनरी या डेक्लाइन फेज आ चुका, इनके लिए वो फेज आ चुका, ठीक है। तो लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो शायद अभी लॉग फेज में हो, ठीक है। तो ये फर्मेंटर के अंदर दोनों तरह की कंडीशन एक ही टाइम पर बिल्कुल हमें मिल सकती हैं। तो ये यहीं से आइडिया लिया गया है बायोटेक्नोलॉजी में ये काम करने का। बायोरिएक्टर को मैं फर्मेंटर क्यों नहीं कह रहा, मैंने ये क्यों कहा कि फर्मेंटर से बायोरिएक्टर का आइडिया लिया गया है, क्योंकि बेटा बायोरिएक्टर में आप एलजी भी ग्रो करते हैं, बायोरिएक्टर में आप फंजाई भी ग्रो करते हैं। एलजी क्यों क्यों ग्रो की जाती है बायोरिएक्टर में? मेरा आपका आंसर नहीं आया या आप बोली नहीं? सर वो जो काफी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए एलजी को ग्रो किया जाता है ना, स्पेशली इस काम के लिए, स्पेशली इस काम के लिए एलजी को इन बायोरिएक्टर्स में बकायदा ग्रो किया जाता है। इसी तरह बहुत से और प्रोडक्ट लेने के लिए आप बायोरिएक्टर्स में, मैंने वहाँ पे कसूर में कोट राधाकृष्णन में जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने ये बायोटेक्नोलॉजी का एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया था। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इतनी तरह के बायोरिएक्टर्स हैं और उसके बाद जो है उसकी जो प्यूरिफिकेशन है मटेरियल की, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिनोमेना, कि वो बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको और मजीद उसकी प्योरिफिकेशन, उसको आप कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जिसमें आप तयन करते हैं कि सबस्ट्रेट कौन सा देना है, और फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है कि आपने उसको फिल्टर कैसे करना है। बड़ी जबरदस्त किस्म के जो हैं वो उसमें टॉपिक्स थे। तो ये बायोरिएक्टर्स जो हैं वो इस काम के लिए यूज होते हैं। और जो आपका सवाल था उसी की कंटिन्यूटी में बेसिकली मैंने ये बताना चाहा कि बायोरिएक्टर्स जो हैं उनमें इस तरह के फिनोमिना हमें मुस्तकिल मिल रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक कह लीजिए कि अच्छा, खैर, इस बात को डिस्कस करने से पहले एक और बात की तरफ आते हैं जो हमारी बीच में आधी रह गई थी। मैंने ये कहा था कि ये जो म्यूटेशन आ रही है ये बैक्टीरिया के लिए दोनों लिहाज से जो है वो बहुत जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे ऐसे हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, ठीक है, फौरी तौर पे। दोनों लिहाज से नहीं बल्कि एक लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है कि एक तो ये हो सकता है कि बैक्टीरिया किल हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि बैक्टीरिया के अंदर मजीद सस्टेनेबिलिटी आ जाए करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे वो स्पोर जल्दी बनाने के काबिल हो जाएं, जैसे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएं, जैसे उनके अंदर कोई ऐसा जीन म्यूटेट हो जाए कि उनका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाए, वो बाकी सारों से ज़्यादा सर्वाइवल टैक्टिक उनके अंदर हो। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे, बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे, वो बैक्टीरिया बच जाएंगे जिन बैक्टीरिया का जीन नेचर की तरफ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो बैक्टीरिया को नहीं पता कि मेरा जीन म्यूटेट हुआ, और जीन को भी नहीं पता कि मैं म्यूटेट हुआ और मुझे किस टाइम म्यूटेट होना है, हरगिज जीन को नहीं पता। सो ये टोटल कोइंसिडेंस है और टोटल एक चांस है, ये रैंडम म्यूटेशन है। और ऐसी सूरत में क्या होगा कि नेचर अगर सेलेक्ट कर लेती है, वरना उसको एनवायरनमेंट से डिलीट कर दिया जाएगा, पूरी पूरी कॉलोनीज जो है वो बैक्टीरिया की उखड़ के रह जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो इतनी तेजी से डिवाइड करने के बाद एनवायरनमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपना फायदा भी उठा रहे हैं एनवायरनमेंट से? क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या कोई ऐसी म्यूटेशन आएगी जो बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करे। नंबर वन, ये जो साइंटिस्ट हैं, दो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो 12 पॉपुलेशंस बनाई, ठीक है। और
ई कोलाई के एक स्ट्रेन से शुरू की। ई कोलाई के एक स्ट्रेन से क्या मुराद है? एक सेल से। वो तमाम पॉपुलेशन प्योरेस्ट कल्चर्स थी, प्योरेस्ट कल्चर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंगल सेल से स्टार्ट किया और एंड फॉलोड दीज पॉपुलेशंस फॉर 20,000 जनरेशंस। 20,000 जनरेशंस के बाद ये जो फिगर लिखा हुआ है ना, ये मेरे लिए बड़ा परेशान कुन था। 3,000 डेज। अब इस 3,000 डेज का हिसाब अगर यही बनता है तो आप देख लीजिए कि साइंटिस्ट करते क्या है। मतलब आखिरी कोई पागलपन है भाई, एंड लेवल का पागलपन। लेकिन रिसर्च ये होती है बेटा, दिस इज व्हाट शुड बी कॉल्ड एज अ प्रोटोकॉल ऑफ रिसर्च। आप इसको छोड़ें, मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने एक ऐसा रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें 2 एरियाज की फूड चेन बनाई गई थी। एंड कैन यू इमेजिन, बाय द स्पेस ऑफ 30 years साइंटिस्ट्स ने 2 जगह की फूड चेन बनाई। मतलब 2 जगह का कंपैरिजन करने के लिए, एक इधर एक इधर। और एक इस तरह भी था कि 20 साल का वक्फा दिया गया, एक ही जगह पर म्यूटेशन, सॉरी, एक ही जगह पर पहले 20 साल पहले फूड चेन बनाई गई और फिर 20 साल बाद बनाई। अगले वाइल्ड लाइफ को स्टडी करने के लिए 2-2 साल जंगलों में गुजार देते हैं। और हमें क्या होता है यार, महीने के अंदर करो लैब वर्क और उसके बाद 2 महीने के अंदर लिखो और लिख के मारो परे। क्या बकवास है, ये होता है हमारे साथ। दिस इज रिसर्च। इतना इतना लंबा और ये जो नताइज निकल के आते हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाते। हमारे पास जो साइंस पहुंची है ये ऐसे ही नहीं पहुंची। मैं खुद आप लोगों के दौर से गुजर के आया हूँ। BS MPhil क्या था, 1 महीने में जनाब फील्ड वर्क किया MPhil के लिए। मुझे फूड चेन्स बनानी थी पिंडी और मरी की। गया 3 दिन गुजारे, गुजार के जनाब सैंपल कलेक्ट किए, वापस आया, उनको एनालाइज किया, उनका रिजल्ट लिखा, थीसिस जमा कराया, दैट्स ऑल। हो गया, वो जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। हमारी रिसर्चेज ऐसे होती। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, यहां पर अब उन्होंने इतने अरसा के लिए उनको जो है वो ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने टू मेंटेन अ कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज ईच डे रिसर्चर्स परफॉर्म्ड अ सीरियल ट्रांसफर। अब सीरियल ट्रांसफर क्या होता है? सीरियल ट्रांसफर जो है वो बड़ी ही मजेदार चीज है। और वो क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 टेस्ट ट्यूब्स। एक टेस्ट ट्यूब, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन 5 टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप 1 ml डाल देते हैं इसमें सबस्ट्रेट। इसमें आप 1 ml सबस्ट्रेट डालते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप इसको 5 कर लें, 5 ml। 5 ml सबस्ट्रेट आप इसमें डालते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसमें से लेते हैं 1 ml और वो आप इसमें डाल देते हैं। फिर आप इस 1 ml में से आप लेते हैं 0.5 ml, वो आप इसमें डाल देते हैं। फिर आप इसमें से लेते हैं 0.5 ml में से 0.3 ml लेते हैं सबस्ट्रेट और वो आप इसमें डाल देते हैं। और फिर आप 0.3 ml में से 0.1 ml लेते हैं और वो आप इसमें डाल देते हैं। प्रोवाइडिंग दैट वॉट अमाउंट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है, फर्ज करें कि अगर 5 ml सबस्ट्रेट है तो 5 ml वाटर होगा।
ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होती है मटेरियल्स की, ये जो ट्रांसफर होती है सबस्ट्रेट की, ये जो ट्रांसफर होती है, इसको आप कहते हैं सीरियल ट्रांसफर। ठीक है। अब आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने they transferred 0.1 ml of each population to a new tube containing 9.9 ml of fresh growth medium. The growth medium used throughout the experiment provided a challenging environment that contained only low levels of glucose and other resources needed for growth. उन्होंने क्या किया, हर दफा, अब उन्होंने किस तरह किया, उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर हम टेस्ट ट्यूब्स को बनाए ना तो वो इस तरह बनेंगे। उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इन्होंने सबसे पहले जो हाँ 0.1 ml, जैसे ओहो क्या हो गया, ये आपके पास है ना, अगर 5 ml की पॉपुलेशन है, 5 ml सोल्यूशन है, उसकी पॉपुलेशन है, उसका 0.5 ml उन्होंने पहले इसका 1 ml पॉपुलेशन इसमें डाली, 0.5 ml इसमें डाली, 0.3 इसमें डाली, 0.1 इसमें डाली। इन्होंने इस तरह की सीरियल पॉपुलेशन की। और क्या किया, जो जुमला गौर करने का है वो ये है कि द ग्रोथ मीडियम used throughout the experiment provided a challenging environment that contained only low levels of resources needed for growth. हर दफा जो उन्होंने न्यू टेस्ट ट्यूब बनाई वहां पर चैलेंज बढ़ता जा रहा था ग्रोथ के लिए। इसको आप यूं कह लीजिए, चैलेंज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चैलेंज बढ़ता गया, अल्टीमेटली इनके उसमें रिजल्ट क्या आया, सैंपल्स को पहले रिमूव किया गया, ग्रो किया गया, और पता क्या लगा, उनका जो ग्राफ आया वो क्या था, वो कुछ यूं था। यहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, जनरेशन। पता ये लगा कि जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है वो तो हर दफा के चैलेंज की वजह से क्या हो रही है, वो डेड हो रही है हर दफा के चैलेंज की वजह से। इसका मतलब है एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन इस काबिल नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो पता ये लगा कि जब जब एनालाइज किया तो हर दफा आपको बैक्टीरियल सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ मिला। और ये बैक्टीरियल सेल का नंबर इंक्रीज हुआ इससे का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम बैक्टीरिया मैनेज्ड अ बेटर सर्वाइवल देन प्रीवियस जनरेशन। हर दफा जो है वो ये काम हुआ कि जितनी दफा आपने क्या किया है, आपने चैलेंज बढ़ाया है। आप इस टेस्ट ट्यूब पे अगर गौर करें तो आपने चैलेंज जो है वो बढ़ाया है, लेकिन हर दफा जो है वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होना इस बात की निशानदेही करता है कि बैक्टीरिया उस चैलेंज को कबूल करते हुए उन्होंने जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ अपनी ज्यादा की है। कंक्लूजन देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशंस ऑफ ई कोलाई कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट बेनिफिशियल म्यूटेशंस फॉर 20,000 जनरेशन अलाउइंग रैपिड एवोल्यूशन ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रेड्स इन देयर न्यू एनवायरनमेंट। हर दफा न्यू एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होना शुरू कर दिया उन्होंने। इसका मतलब है सूटेबल म्यूटेशंस आई तो उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होना शुरू कर दिया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि बैक्टीरिया कितनी तेजी से म्यूटेट करता है और कितनी तेजी से वो नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है। ठीक है जी बेटा, कुछ सवाल है तो बताइए। सर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये 3000 उन्होंने किया था शुरू से जी एंड तक। जी, ये टोटल आप देखें ना, ये फिर एवं तो नहीं लिखे जाते ना पोस्ट डॉक के थीसिस और मयारी थीसिस। एवं तो नहीं है कि हम में से किसी का मुंह उठा के नेचर जैसे जर्नल में जिसका 50 इंपैक्ट फैक्टर है, 50 इंपैक्ट फैक्टर है नेचर का, हम में से किसी का क्यों नहीं छप जाता नेचर में रिसर्च आर्टिकल। जी समीना कुछ कह रही थी आप। सर मैंने कहा फिर हर न्यू एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी तो ज्यादा होगी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर दफा कोई ना कोई ऐसी जो है वो म्यूटेशन आ रही है जो कि उनमें से कुछ को ज्यादा सूटेबल बना रही है।
जी बेटा। हाय हाय, सॉरी यानी आपकी आवाज कट गई बेटे। सर मैंने कहा कि हमसे अच्छे तो बैक्टीरिया ही हैं। हाँ मतलब इस लिहाज से आप देखें ना कि आप किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि वो कम वो हैं एवोल्यूशन के हिसाब से किसी भी तरह से कम है, कि वो लेटेस्ट कोई एवोल्यूशन होने वाली जो जनरेशन है वो बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, इसके बाद बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे आती है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर कैसे कैसे आ सकती हैं, बैक्टीरिया के अंदर नए जीन कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसको आप कुछ दिन पहले एक और नाम से भी पढ़ के आए हैं, और वो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का रूल ये है कि इसमें नई नस्ल में इजाफा नहीं होता, बल्कि करंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ जाता है, यानी आप इसको कह लेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन विदाउट रिप्रोडक्शन। ये जो है, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये आप पहले पढ़ आए हैं और ये जो आप पढ़ने लगे हैं ये भी आपको पता। अच्छा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बेसिकली जो है वो बैक्टीरिया में ही डिस्कवर हुई थी। उसके बाद फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे पैरामीशियम है वो भी कॉन्जुगेशन करते हैं, फिर इसी तरीके से कुछ और भी हैं जो कॉन्जुगेशन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो है वो यूकैरियोट्स में भी होती है, और आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इवन ह्यूमन में भी होती है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है इसके हवाले से आप कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ख़ासतौर पर बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र या जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकती है? बैक्टीरिया के पास 3 सोर्सेज है। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा इसको कोई एक्सप्लेन करे। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? यूं कह लें मैं थक गया हूं। सर किसी भी ये जैसे बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में चेंज होना। एक स्ट्रेन का दूसरे स्ट्रेन में चेंज होना, ये तो एवोल्यूशन में भी हो जाता है। नहीं मतलब एक स्ट्रेन जो है वो दूसरे की कुछ करेक्टर्स ले ले, सारा नहीं कैसे मतलब कुछ करेक्टर। कैसे? जैसे वो था एक एक्सपेरिमेंट भी था वो सर उसमें वो एस स्ट्रेन था और वो आर स्ट्रेन था, उसमें उसका था सारा ग्रिफिथ का कि एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे। जी, और उसमें जो वो रफ स्ट्रेन था उसको सरवाइव कराया था। तो जब स्मूथ स्ट्रेन जो था वो पैथोजेनिक था माइस में, तो जब उन्होंने स्मूथ चेन को किल कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जो रफ स्ट्रेन है उसके साथ इफेक्ट कराया और तो वो हेल्दी रहे माइस, लेकिन फिर जब उन्होंने वो डेड स्मूथ स्ट्रेन डाला तो वो माइस को किल कर दिया। इसका मतलब था कि जो उसके मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया था, एस फॉर्म जो थी आई वो रेस्ट माई केस, आई रेस्ट माई केस। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? आपने एक्सपेरिमेंट सर जेनेटिक जी सुमेरा आप बोलिए। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना डोनर से रेसिपिएंट में। जेनेटिक मटेरियल का डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर होना ट्रांसफॉर्मेशन है? ये क्या बात हुई? बैक्टीरिया में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इतनी खास है? सर डीएनए के ना करें। इनकॉर्पोरेशन की वजह से जो बैक्टीरिया में म्यूटेशन आती है, जो होती है मॉडिफिकेशन आती है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं, डीएनए के इनकॉर्पोरेशन की वजह से। किसका डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है? मतलब एक बैक्टीरियल सेल का दूसरे में। सर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है और सेम स्पीशीज भी हो सकता है। क्या हो गया, ज्यादा हो गया नेटवर्क इशू? चलें एक दफा लीव करके दोबारा एंटर होकर देखें बेटे, अगर आपका जो है वो सही हो जाए तो। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा, करिश्मा बोलिए 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 बोलिए। ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रोसेस को नहीं मतलब कहते जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो जो सारे मतलब के जीन्स वगैरह होते हैं एनवायरनमेंट से लेता है, जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरिया की हम यूज करते हैं के अंदर फिर कोई जीन जी वगैरह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है।
जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बैक्टीरिया अपने करंट मीडियम से सूटेबल जीन्स या बैक्टीरियल जीन्स या उसको जो जीन्स अवेलेबल होते हैं वो पिक करता है। ऐसे फिनोमिना को आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली बातें ऑलमोस्ट सारी तीनों की मुड़ के वहीं आ रही थी, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो मुझे नहीं मिल रही थी। ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर के अंदर आप जो है वो यहाँ पर एक इंसर्ट, इंसर्ट किसको कहते हैं? डालना, एंटर करना। इंसर्ट एक और चीज़ को, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, इंसर्ट का एक मतलब ये है। इंसर्ट एक और चीज़ को भी कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इंसर्ट बायोटेक्नोलॉजी में कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, तो अब यहां पर ये आपका है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर डाल दिया इसी मीडियम में, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया को भी ऐड कर दिया। ये मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस से बता रहा हूँ। ठीक है, आपने जो आपका डिजायर्ड बैक्टीरिया सब वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ये डीएनए, इम्कान ये है कि आपके सारे प्रोसीजर, सारी प्रोसेसिंग के बाद बैक्टीरिया ये डीएनए इस मीडियम में से उठा लेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये फिनोमिना बहुत ज्यादा होता है। ये फिनोमिना आम तौर पर बैक्टीरिया में होता है। जैसे एक ही जगह पर बैक्टीरियल कॉलोनी है, एक बैक्टीरिया मर गया, उसी मीडियम में डीएनए उसका मौजूद रहा, बैक्टीरिया अपना सूटेबल डीएनए उस मीडियम में से उठा लेगा। यहां पर एक बहुत जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जो है वो मुझे, मैं खुद हैरान हुआ। यहां लिखा हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन में के ये देखिए, the transformation occurs when a non-pathogenic cell takes up a piece of DNA carrying the allele of pathogenicity and replaces its own allele। अच्छा, इसमें पैथोजेनिक होना जरूरी नहीं है, इसमें पैथोजेनिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मजे की बात, बट रिसर्चर्स हैव सिंस लर्न दैट मैनी बैक्टीरिया हैव सेल सरफेस प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज डीएनए फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द सेल। क्या करते हैं बैक्टीरिया, उनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनके जरिए वो पहचान लेते हैं कि ये जीन हमारे लिए सूटेबल है, वो उस मीडियम में से वो डीएनए का टुकड़ा उठा लेते हैं। ऐसा डीएनए जिसमें उस ऑर्गेनिज्म के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए मौजूद हो, ऐसा डीएनए क्या हो जाएगा, रिकंबाइन हो जाएगा, यानी उसके अंदर एक और कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ऐसे डीएनए को आप क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए, और ऐसे फिनोमिना को आप क्या कहेंगे, रिकम्बिनेशन। तो एक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया में इस तरह से आती है। ठीक है, इसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक रिकम्बिनेशन आती है बैक्टीरिया में जिसको आप कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है कि बैक्टीरिया में न्यू जीन जाना, न्यू जीन जाना। अच्छा, अब ये फिनोमिना जो है ना, ये ह्यूमन में भी होता है, और ये आमतौर पर जो है वो समटाइम कुछ वायरसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। ये ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं, बैक्टीरियोफेजिस बैक्टीरिया ईटर्स हैं बेसिकली। ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज एफएससी में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ वायरस ऐसे होते हैं डीएनए उठा के दूसरे बैक्टीरिया में ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायरुलेंट फेज है। वायरुलेंट मतलब अब ये जो है वो एक वो है, क्या कहेंगे उसको, डिजीज कॉजिंग, इन्फेक्शन कॉजिंग। ठीक है, वायरुलेंट फेज है। ये जो वायरुलेंट फेज है ये इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें दो जीन्स हैं, ए प्लस बी प्लस, और उसके बाद जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये इसके अंदर पूरी जनरेशन बना लेता है। उस पूरी जनरेशन में से एक वायरस ऐसा है जो गलती से बैक्टीरियल डीएनए अपने अंदर कॉर्पोरेट कर लेता है। मतलब ये गलती से होता है बैक्टीरियल डीएनए। ये बात याद रखिए, अगर कोई वायरस अपने अंदर बैक्टीरियल डीएनए इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो वो इन्फेक्शन फैलाने के काबिल नहीं रहता।
यानी अगर वो कोई इजाफी डीएनए अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले कोई वायरस, तो वो इन्फेक्शन फैलाने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, यही काम किनके साथ किया जाता है? जब आपकी वैक्सीनेशन होती है एडिनो वायरस से। एडिनो वायरस जो है उसको उसके कुछ जीन्स को मैनिपुलेट करके कुछ और डीएनए डाल के या कुछ एक हिस्सा उसके रिप्रोड्यूसिंग जीन्स में से निकाल के उसको भेजा जाता है। वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता लेकिन वैक्सीन बना देता है। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो है वायरस, इसकी वजह से इन्फेक्शन हुई, इसकी जितनी औलाद बनी उनमें से एक ने बैक्टीरिया का A+ जीन अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब जब ये दोबारा इन्फेक्शन कॉज करने जाएगा तो ये जाकर अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट तो करेगा, लेकिन क्या होगा कि ये अगले बैक्टीरिया में इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकेगा, बल्कि उसको पुराने बैक्टीरिया का डीएनए दे देगा। अब जब ये पुराने बैक्टीरिया का डीएनए देगा तो जाहिर है बैक्टीरिया एक डीएनए के एक्सचेंज में वो वाला जीन लेगा। लिहाजा वो A-B- है ना, इसके दो जीन्स हैं। और कीजिए, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहां पर जो दो जीन्स अगले बैक्टीरिया में मौजूद हैं वो A- और B- है। ये देखिए, वो क्या कर लेगा, वो इसके साथ इसको एक्सचेंज कर लेगा, A- को रिमूव कर देगा, उसकी जगह A+ को अपने साथ ऐड कर लेगा। अब ऐसी सूरत में ये बैक्टीरिया वंस अगेन क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गया। ये वंस अगेन रिकम्बाइन हो गया। तो एक रिकम्बिनेशन ये भी होती है जिसमें वायरस कॉज बनता है किसी और बैक्टीरिया का जीन उठाकर दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट करने का। तो एक जो है वो रिकम्बिनेशन ये वाली भी होती है, इसको आप ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब ये जो है रिकम्बिनेशन, ये वो रिकम्बिनेशन है जिसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब ये टॉपिक आप पूरा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये टॉपिक ऐसा है जो कि मेरा फेवरेट है और रहा भी है। वैसे तो आप लोगों को इंशाल्लाह वैसे किसी लेक्चर से नहीं लगा होगा कोई टॉपिक मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो कि आपको बहुत इंजॉय करवाने वाला है। मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो मंडे से स्टार्ट करूंगा। ये एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए बैक्टीरिया ने असल में तबाही फेरी हुई। इंशाल्लाह इसको किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन बताइए।